कैसे वो ऐसे ओके नो प्रॉब्लम गॉट इट स्टार्ट करें यस सर पहली हेडिंग डालो कोवेलेंट रेडियस क्या डालोगे कोवेलेंट रेडियस ओके देखो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं या मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके H सिंगल बॉन्ड H बनाते हैं। इतना तो बेसिक नॉलेज तुम्हें होगा। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम एक है और एक और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और इनके बीच ये क्या कहते हैं, एक बॉन्ड, ये आपस में क्या हो गए, बॉन्डेड हैं कोवेलेंटली। तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये डिस्टेंस क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ का अगर हम हाफ करें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी यही क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। तो लिखेंगे इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nucleus of two covalently bonded homonuclear, या ऐसे लिख सकते हैं covalently bonded atoms। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब एटम डिफरेंट होता है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, बट अभी के लिए सिंपली ऐसे याद रखो, जैसे हमारे पास कोई A2 मॉलिक्यूल है, ये है, ये भी A है और ये भी A, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, A2 को क्या बोलेंगे, ये होमोन्यूक्लियर है। कैसा है, होमो एटॉमिक और होमोन्यूक्लियर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सर हमें कैलकुलेट करने पूछते हैं सर रेडियस। नहीं, रेडियस ज्यादातर ऐसे लिख दोगे, आर ए इक्वल टू डी ए अपॉन 2। तो कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, बट वो क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग में, हमारा एक अलग ही क्या कहते हैं टॉपिक है, बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ उसके अंदर पढ़ना है, वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अपॉन हाफ। कोई A2 टाइप का मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यस बोलो, तो उसके अंदर हम वो लोग अभी 11th में ही है ना वो टॉपिक? वो तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अगला है ही, उसमें पढ़ेंगे उसको, बॉन्ड लेंथ वगैरह। ओके सर। अरे तुम उसमें हो कि नहीं, जो जो बच्चे नॉन इंटी के उन्होंने स्कूल में पढ़ लिया होगा वो चैप्टर, है ना, केमिकल बॉन्डिंग हल्का फुल्का, और जो इंटीग्रेटेड के हैं उनका चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो दोनों मिक्स रखो, ऐसे अलग नहीं करो, क्योंकि स्कूल का भी जो पढ़ते हो उसका भी यहाँ पे यूज करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, बट उसके जो इनपुट्स हैं वहां पे जो दे रहे हो उसका कुछ आउटपुट होना चाहिए, कुछ तो याद आना चाहिए तुम्हें, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल पुरानी चीज नहीं है, सॉरी बिल्कुल नई चीज नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमने पढ़ा है। तो ये याद रखें। सर यहाँ पे अभी स्कूल चालू हुई है थोड़ी दिन पहले। किसमें वाले में सर स्टेट बोर्ड का, मतलब हमारे इधर। अच्छा तुम नॉन एंटी में हो क्या परसेंटेज? हाँ सर। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोगों को तो मैं पूरा पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे और ज्यादा ही पढ़ेंगे एक्चुअली। कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे बताओ, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द, जो न्यूक्लियाई है अगर दो से ज्यादा है तो यहाँ पे न्यूक्लियाई लिख सकते हो, ओके, न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स A2,
अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे HH है इस तरीके से, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो मैंने दे दी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट वाली, दैट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितनी होगी, बताओ। 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो हम बोलेंगे ये कैसा है मॉलिक्यूल, H2 कैसा मॉलिक्यूल है, बोलो। होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सर आपने फॉर्मूला में Da-A क्यों लिखा है? डी, ये बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है, ये क्या दिखा रहा है, बॉन्ड। ए बॉन्ड, ए बॉन्ड, ए आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। ये किसको बताता है, ये डैश जो है बॉन्ड को बताता है, ओके। ओके सर। डी ए बॉन्ड ए, ओके वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा, हम बोलेंगे RH इक्वल टू DHH अपॉन 2, 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2, 0.5 एंगस्ट्रॉम। गॉट इट। तो ये हमारा कोवेलेंट रेडियस है। अगर है हेटेरोएटॉमिक है, अगर है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो भी कैसा होना चाहिए, डायएटॉमिक, डायएटॉमिक। तो इसमें क्या होगा, मान लो ए बी टाइप का है, ए सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, ऐसा होगा इस तरीके से। तो ये अगर ए है और ये बी है तो हम क्या लिखेंगे, आर ए, ये इसकी कोवेलेंट रेडियस और ये इसकी कोवेलेंट रेडियस आर बी, और यहां पे जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी DAB, ये वाली डिस्टेंस। तो हमें याद रखना है कि जो DAB होगा वो नॉट इक्वल टू होगा RA प्लस RB। कोई बताएगा ऐसा क्यों होगा, एनी आइडियाज? वैसे तुम लोग ने बहुत कम पढ़ा है, बट तुमको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हो जाएगी, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको अभी के लिए क्योंकि कुछ भी नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों ने एकदम पढ़ा नहीं है इसको, तो इसको हम लोग आगे फिर से वापस लाएंगे। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कैलकुलेट करने का जो पार्ट है वो हम लोग आगे करेंगे। तो फिर भी एक बार तुमको मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला आगे काम आएगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद रख लो, इसका यूज करेंगे आगे। वेयर DAB is the bond length of A single bond B. RA is the atomic radius of, या यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस यूज करो, जाहिर सी बात है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं। कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, RB is the covalent radius of B, and delta En is the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुम्हें ये टर्म जो है अभी नहीं पता है, आगे पता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स A एंड B, इतना याद रखना है। 0.09 एक कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें पता है।
इसको भी नोट कर लें, ये वाला नोट हो गया आपका क्वेश्चन वाला, इसको भी नोट करें। तो ये फॉर्मूला क्यों चेंज हुआ है, क्यों हमने इसको चेंज किया है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और उसके पहले जहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाएंगे वहाँ पे मोर देन हाफ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से नोट करें इसको। सर मतलब ये फॉर्मूला का आप डेरिवेशन भी सिखाओगे? नहीं नहीं, इसको समझना अभी थोड़ा कम क्लियर होगा। मैं तो तुमको बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है ना तुम लोगों को? यस सर। सर मतलब जब ये आएगा लेक्चर तब आप नहीं, डेरिवेशन भी इसका सिखाओगे? डेरिवेशन नहीं है ओके ये। सर, मतलब ये ऐसे हाँ, फिक्स है। स्टीवेंसन एंड दो साइंटिस्ट थे, शूमेकर और स्टीवेंसन, उन्होंने ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया था। मतलब ओके सर। प्रैक्टिकल्स ओरिएंटेड है फॉर्मूला। इसमें जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल है, बट पॉस्टुलेट्स और बहुत सारे इमेजिनेशन पॉलिंग्स स्केल पे बेस्ड है ये। तो ये सारी चीजें आगे समझ में आएंगी। ओके सर। केवल इतना याद रखना है कि RA जो है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट या एटम A, और B क्या है, एटॉमिक रेडियस या दैट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम B। गॉट इट? समझ में आ गया सबको ये? यस। आगे बढ़ाएं? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत इसमें अभी तक फॉर्मूले लिखने में? फॉर्मूला सबने लिखा है अच्छे से? ओके, आगे बढ़ते हैं। A एंड B एटॉमिक रेडियस हो गया अपना। ओके, कोवेलेंट रेडियस उसके अंदर पहला है, तो मैंने याद करो यहाँ पे A पॉइंट करके लिखा था ना, इसको पॉइंट नंबर 2 ये मेन डाला है। ABC कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। ABC, AB और C, AB और C, A, ठीक है, और A हो गया है अपना। B देखो, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। B जो है वो है वॉन डेर वॉल रेडियस। कौन सी रेडियस है? वॉन डेर, ये साइंटिस्ट का नाम है, घबराने की जरूरत नहीं। वॉन डेर वॉल पूरा एक नाम है, वॉन डेर वॉल रेडियस या वॉन डेर वॉल्स रेडियस भी बोलते हैं इसको। ये इनर्ट गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, या जो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड नहीं है, जरूरी नहीं इनर्ट गैस हो, इनर्ट गैस के लिए एप्लीकेबल है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के पास हैं, बस उनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है, जैसे एक H2 मॉलिक्यूल ये हमने लिया और एक H2 मॉलिक्यूल हमने ये लिया, तो इनके बीच पर्टिकुलरली क्या है, वीक फोर्सेस काम करते हैं, तो वहां पे रेडियस की बात करी जाएगी। जैसे हीलियम है, अब हीलियम एटम अगर ये एक है और ये दूसरा हीलियम एटम, बताओ हीलियम कोई बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो इसके बीच में एक एवरेज डिस्टेंस देखेंगे हम पूरे सैंपल में। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे हीलियम एटम्स हैं, कुछ पास हैं कुछ दूर हैं, लेकिन चूंकि तुम्हें पता है हीलियम जो है वो क्या है, एक रियल गैस है ना, इमेजिनरी या आइडियल तो नहीं है। तो इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास नहीं आएंगे, बिकॉज हमने तुम्हें बताया है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत पास लाते हैं तो वो आपस में रिपेल भी करते हैं, और बहुत दूर ले जाते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पास आने पे ये हल्का अट्रैक्ट करते हैं, वीक फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये हमारी D है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉन डेर वाल डिस्टेंस, या सिंपल डी बोलते हैं। इसका जो हाफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। तो क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस between the, it is the half, it is the half of the distance between the two covalently, between the two covalently, between the two non-bonded atoms or two non-bonded nearest molecules। ठीक है, तो हम लोग को नियरेस्ट और नॉन बॉन्डेड या कह सकते क्लोजेस्ट वाले लेने। देखो जो बहुत पास होंगे उनके बीच ही हमको बताना है, एडजेसेंट जो होंगे, एडजेसेंट एक दूसरे के पास, यहाँ पे वर्ड एडजेसेंट भी यूज कर सकते हैं। इसका क्या रीजन है अभी समझाता हूँ तुमको। एडजेसेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे हमारा एक कंटेनर है, इसमें मान लो 10 हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो अब हमने टोटल इसमें 10 बना दिए। तो क्लोजेस्ट का मतलब, एडजेसेंट का मतलब ये है कि एक ये मॉलिक्यूल इसके पास में है, इससे लेना है डिस्टेंस। ये मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसके पास में, इससे लेना है, बिल्कुल पास वाले एडजेसेंट वाले। इसका मैं इससे नहीं ले सकता हूं, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके एडजेसेंट तो ये है, ये तो इससे दूर है। तो ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि सर आपने तो बोला था कि डिस्टेंस है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लेता हूं मैं नीचे वाला और एक ऊपर वाला, के बीच के डिस्टेंस नाप लें। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करते हैं। दिस इज नॉट कोवेलेंट रेडियस। मतलब इसका जो हाफ होगा वो कोवेलेंट रेडियस नहीं होगा, एडजेसेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो हीलियम थे ये वाले पास पास थे, डिस्टेंस डी की, हम लोग लिखेंगे आर वॉन डेर वाल इज इक्वल टू डी वॉन डेर वाल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बताओ, प्रैक्टिकली कोवेलेंट छोटी होगी और वॉन डेर वाल, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी प्रैक्टिकली बताओ सोच के, विच वन इज लार्जर? वॉन डेर वाल बड़ी होगी वैल्यू, है ना। एक्चुअली आर कोवेलेंट जो है वो हमेशा वॉन डेर वाल से छोटी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बॉन्डेड एटम्स के बीच में है कोवेलेंट, तो काफी पास आ जाते हैं, और वॉन डेर वाल उनके पीछे जो नॉन बॉन्डेड है तो ये काफी दूर हो जाते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। गॉट इट? तो इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसका यूज होने वाला है आगे के चैप्टर्स के अंदर। एक ये चैप्टर है, इसके बाद तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सब जगह इसका यूज है। ओके, सीशेल, वाल, यस, वंडर वाल, यस वाल है। हो सकता है मैं कुछ और प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि वीरेंद्र सहवाग लिखा है किसी ने, वो ऐसा लिखा। अच्छा मैंने वॉल लिख दिया है, वॉल जो मतलब घर में जो वॉल होती है बिल्डिंग वाली, वैसा लिखा है क्या मैंने कहीं पे? सर उसको वो सही डी कर। के यहाँ। अच्छा हाँ, उसको सही कर लो। ओके, जहाँ पे WAL लिखा है वही सही है। तो कहीं पे अगर करेक्शन है तो उसको खुद से कर लेना, मुझे बताना, मैं इसमें भी करेक्ट कर दूंगा। ये भी एक करेक्शन यहाँ पे है। अच्छा कई जगह पे ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है वॉल ज्यादा हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे जरूरत पड़ता है वॉल लिखना पता नहीं, है ना, इसलिए मैंने वॉल लिख दिया। सर WAL है। नहीं,
WAAL, ओके सर। ये है, ये देखो ऊपर लिखा है मैंने, पहली बार जो यस लिखा था, सर, पता है सर। यहाँ से देखो, फिर वो यस जब सर। रनिंग में होगा ना थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम लोग को लिखने में। अच्छा, बहुत ही आसान है, सिंपल है। वंडरबॉल रेडियस ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज उसके अंदर बॉन्डिंग नहीं है, नॉन बॉन्डिंग है। कैसे एटम्स हैं ये? नॉन बॉन्डिंग। कोई भी इनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। ट्रू केमिकल बॉन्ड, ट्रू मीन्स होता है कि या तो कोवेलेंट हो या आयनिक हो, वो दोनों ही नहीं है। और कोऑर्डिनेट भी नहीं है, वो भी एक कोवेलेंट का टाइप है। सिर्फ ये एटम्स एक दूसरे के पास में पड़े हुए हैं, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में, ये आपस में जुड़े नहीं है। तो यहाँ ये डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस के बीच की, इसको हमने बोल दिया है डी। ओके, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट लिखो, सी में लिखो आयनिक और लैटिस और क्रिस्टल, ये सब एक ही नाम है, रेडियस। तो बहुत सारे कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, जैसे Na+ और Cl-। तो इनके अंदर क्या होता है, कैटायन जो है जनरली हमेशा छोटा होता है, और एनायन हमेशा जनरली क्या होता है, बड़ा होता है। ये Cl- है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको Na+ ले सकते हैं ये वाला, और ये Cl- है छोटा वाला। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, है ना, ये कितनी आएगी, R+ और R- का समेशन। ये डिस्टेंस अगर हमको D दी हुई है तो हम क्या लिखेंगे, D = R+ + R-। R+ क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन की रेडियस है, और ये रेडियस ऑफ एनोयन। दोनों को समेशन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, बिटवीन द डिस्टेंस। डी जो है वो आ जाएगा। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉन्ड लेंथ वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते आयनिक बॉन्डिंग में। आयनिक बॉन्डिंग में सिर्फ यूज करते हैं कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस। क्रिस्टल क्यों कहते हैं, लैटिस क्यों बोलते हैं, इसकी रीजन, इसकी वजह बताता हूँ मैं क्या है। एक्चुअली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। समझ में आ रहा है कैसे फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करते हैं उनके बीच, है ना। कैटायन और एनायन देखो, यहाँ पे फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए NaCl जो है, नमक जो है हमारा टेबल सॉल्ट, वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है कि नहीं हमें। और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो तुम देखते हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अमोनियम क्लोराइड है ना, ये सारे के सारे जो हैं, जिप्सम देख लो, कोई भी कंपाउंड जो आयनिक होता है वो सॉलिड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसीलिए इसमें है क्योंकि कैटायन और एनायन है। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात, ये कैसे अरेंज होते हैं। 3 डायमेंशनल लैटिस बनता है इनका। लैटिस कहने का मतलब एक तरीके का एक रिपीटेड रेगुलर एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्रिस्टल टाइप का। जैसे तुमने देखे होंगे ना, नमक के, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स, सॉलिड चीजों के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं हमें, है ना। और आम लैंग्वेज के अंदर, जो हमारी डेली लैंग्वेज है, उसके अंदर क्रिस्टल्स का मतलब हम लोग किसी भी छोटी सी चीज को बोल देते हैं। जैसे अपना जो है डायमंड हो गया, उसका क्रिस्टल है। कोई सॉलिड जो है छोटा सा एक टुकड़ा है, उसको हम लोग क्रिस्टल भी बोलते हैं। और बहुत सारे क्रिस्टल बहुत प्रेशियस होते हैं, जैसे डायमंड है, और भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो प्रेशियस स्टोन्स।
अब इसमें क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स में, जैसे ये हमारा अगर कैटायन है, एनायन जो है वो इसको टच कर रहा होता है ऐसे, और ये किसी क्यूब में अरेंज हो सकते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है ऐसा होता है कि जैसे किसी क्यूब के अंदर इनको अरेंज किया गया हो, है ना। इसके पीछे भी एटम्स लगे होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे भी ऐसे एटम्स लगे होते हैं। तो बहुत सिमेट्रिकल और बहुत अच्छा इनका जो है देखने लायक एक शेप बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। उसको मिलाते हैं, कभी क्यूब बनता है, कभी जो है हेक्सागोनल बनता है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, वहां पे पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास ये शेप आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल और लैटिस। क्यूबिकल भी हो सकता है, या फिर जो है हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके के इसके अंदर लैटिस बनते हैं। तो याद रखें कैटायन और एनायन दोनों की रेडियस जो है वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन करी जा सकती है। कैसे? इस चैप्टर सॉलिड स्टेट के थ्रू प्रैक्टिकली, और इसके बहुत सारे फॉर्मूला सारे वहां पे मिलेंगे 12th में। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ना है कि आयनिक रेडियस क्या होती है। कोई भी आयन हो, उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक रेडियस। कैटायन के लिए कैटायनिक रेडियस और एनायन के लिए एनायनिक रेडियस। अगर इन दोनों के न्यूक्लियस को मिलाया जाए तो जो डी वैल्यू आएगी, डिस्टेंस, वो क्या होगी, कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस। क्योंकि ये हमेशा टच करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, टच, इस तरीके से टचिंग। तो टच करने का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये अगर पता हो और ये पता हो तो एडिशन करके ऊपर की पूरी डी वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी। तो कैटायन के लिए आर प्लस हो गया और प्लस आर माइनस, ये हमारी वैल्यू आ गई डी की। इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर? कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं पे कुछ डाउट है, इसको पूछ सकते हो तुम लोग। सो एक बार कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं क्या, जो भी आपने लास्ट में बोला? हाँ, मैंने बोला है कि जो कैटायन होता है मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी रेडियस, रेडियस मीन्स क्या है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की डिस्टेंस, और एनायन में भी सेम चीज, न्यूक्लियस से बाहर तक की डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे मैंने टच करते हुए बनाया दो, तो ये डिस्टेंस जो है, अगर मैं दूसरा कोई पेन यूज करूं तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी दिखने को मिलेगी। यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस हमारी आर प्लस है, और यहाँ से यहाँ तक की आर माइनस है। इन दोनों का समीशन डी के बराबर है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। तो डी इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस, ये याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें नया नहीं है। जो हमने ऊपर कोवेलेंट में किया था, जो हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी, वही है। बट थोड़ा सा स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैटायंस के फॉर्म में, एनायंस के फॉर्म में जो है एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है, इसलिए एक कैटायन हो जाता है और एक एनायन हो जाता है। सर वो क्यूब के फॉर्म में कैसे क्या दिखते हैं, वो समझ क्यूब, नहीं आता। हाँ उसको हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे थोड़ा सा उसको पढ़ना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही है वो 12th में। ओके, ओके सर। उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ मैंने इसलिए वो फिगर बनाया ताकि तुम्हें पता चल जाए क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है। जैसे तुमने देखा है रूबिक्स क्यूब, देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने उसको, बहुत यस सारे लोग सॉल्व भी करते होंगे। तो वो एक यस सर। क्यूब के टाइप का होता है, ठीक है। और हाँ सर। उसके जो छोटे छोटे उसमें क्यूब्स और भी होते हैं, देखे तुमने, छोटे छोटे हाँ सर, अलग अलग तोड़ कलर। के देखा है। हाँ सर। हाँ, तो सर। वो सारे जो क्यूब्स हैं, हाँ वो जो है हमारे लैटिस मिला के पूरा एक क्रिस्टल बनता है। उनको अगर छोटा लैटिस मान लिया है ना, और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स मिला के लैटिस की एक शेप बनता है, उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। वो क्यूब भी हो सकता है, वो हेक्सागन भी हो सकता है, और उन सारे लैटिसेस को मिला के क्रिस्टल बनता है। तो अगर मेरा जो क्यूब है, जो रूबिक्स क्यूब है, अगर वो हमारा क्या है, एक क्रिस्टल है, तो छोटे छोटे वाले जो क्यूब्स उसके अंदर है वो क्या हो गए, लैटिस। समझ गए? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर।
ऐसे समझना है तुम्हें। ओके, तो ये सबने लिख लिया। सर एक Yes, मिनट sir. डायग्राम बस। सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा ऊपर। इसको नोट करो आराम से। यस सर। ओके, तो अब हम लोग वेरिएशंस जो है उस पर काम करने वाले हैं। अच्छा, तो अगर तीनों में कंपेयर करना हो तो हम क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी वैल्यू होगी बताओ? तीनों रेडियस में सबसे बड़ी जो लार्जर वैल्यू होगी किसकी आएगी? गिवन किसी गिवन एटम के लिए कोवेलेंट है, आयनिक है, वंडरवॉल है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी सर बताओ? वंडरवॉल, वंडरवॉल। उसके बाद कौन आएगा? आयोनिक बॉन्ड, सॉरी आयनिक, हाँ सर आयनिक वो की कोवेलेंट आयनिक आएगी। उसके बाद आयोनिक आएगी ना, क्योंकि कोवेलेंट बहुत चिपक के रहते हैं एक दूसरे से। हाँ, कोवेलेंट में मर्जिंग होता है ना। कोवेलेंट में क्या होता है? ऐसे मर्ज हो जाते हैं बीच में। और आयनिक में क्या होता है? टच करते हैं। और वंडरवॉल में क्या होते हैं? दूर रहते हैं, डिस्टेंस, है ना। तो सबसे Yes, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? वंडरवॉल। हाँ, फॉर अ गिवन एटम। किसी एक गिवन एटम के लिए हम ऐसे कंपेयर करेंगे। सर आपने वो फिर से वॉल बोल। डब्ल्यू। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं वही लिख देता हूँ एक्चुअली। मैं सोचता हूँ कि इस बार सही लिखूंगा, बट जब मैं लिखता हूँ तो मैं फिर से वॉल लिख देता हूँ। यही बोल रहे हो? ओके, चेंज हो नहीं जाएगा। सर, मतलब हाँ सर। कुछ चीजें चेंज हो जाती, कुछ नहीं होती हैं। ऐसा भी तो है। एक्चुअली क्या है, क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? यस इसलिए सर। उस पर लोग ध्यान नहीं देते। ऐसा होता है। ओके और ऐसी गलतियां बहुत लोगों से होती हैं। बुक्स में भी गलती होती है ये। कभी देखना, तुम मेरी बात पे ध्यान देना। यस सर। देखना, वॉल्स वॉल्स लिखा होगा वॉल की जगह पे, वंडर वॉल्स की जगह मेरे पे। पे भी गलती हुई है, अभी 2-3 बार हुआ सर। हाँ, वो होता है क्योंकि वो फ्लो में जाता है। बड़ा नाम है ना। सिर्फ वाल होता तो तुम सही लिखते। वंडर वॉल तक होने के बाद में वो फ्लो पकड़ लेता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में तुमने वॉल ही ज्यादा लिखा है। सुनो, यस सर। यस सर। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। तो लेफ्ट टू राइट बोलो, कैसे वेरिएशंस होंगे? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब तीनों को एक साथ पढ़ना है हमें, एक साथ समझना है कौन सी कब लगेगी। इन अ पीरियड। ओके सर। अब एक पीरियड में बताओ क्या होता है। मान लो हमने ले लिया सेकेंड पीरियड, तो पहला एलिमेंट कौन सा है सेकेंड पीरियड का? बोलो, बताओ। सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट। बोलो। सर एक मिनट सर। लिथियम है ना? है ना? लिथियम Second, सर। लिथियम बेरिलियम बोरॉन हाँ, अभी कार्बन मैंने नाइट्रोजन लिख ऑक्सीजन फ्लोरीन। लिख दिया है ना? दिख रहा है सबको?
यस सर। अब देखना। हाँ। तो लेफ्ट टू राइट बताओ, नंबर ऑफ शेल क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल्स क्या है? कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव हाँ। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बोलो। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बताओ आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे? हाँ सर। बढ़ेगा। जितना जेड इफेक्टिव होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पे प्रोटॉन्स भी बढ़ा रहे हो, यस सर। और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जेड इफेक्टिव की वजह से और ज्यादा होंगे, तो साइज धीरे धीरे क्या करेगा? डिक्रीज। अगर लिथियम ऐसा है, देखो ये मैंने लिथियम बनाया हाँ। इतना बड़ा, तो बेरिलियम जो होगा ना वो इससे छोटा होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का छोटा होगा। क्यों होगा? इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा ज्यादा इसलिए। है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, इसमें जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है। हाँ। उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद जो बोरॉन आएगा वो और भी बोरॉन छोटा हो जाएगा छोटा थोड़ा होगा। सा। हाँ। हाँ ऐसे। ठीक है, इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर में 3 बॉन्डिंग क्लोज हो गया है इसलिए। हाँ, और यहाँ 5 प्रोटॉन है। यस एफ सर। जो है फोर्स, वो इस पे डिपेंड करता है। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी कि नहीं? रेडियस आर हाँ सर, रेडियस कम होता जाएगा। कम होता जाएगा ना। ऐसे हाँ। जब हम लोग फ्लोरीन पे आएंगे ना, तो फ्लोरीन पे तो वो बहुत छोटा होगा, बिल्कुल यस छोटा, सर। हाँ। छोटा सा। ठीक है, इतना बड़ा मान लो होगा, सर वो छोटा सा बिल्कुल। फोर्स का वो कौन सा फॉर्मूला लिखा आपने? वो फॉर्मूला फोर्स का जो है बोर मॉडल से आता है। ऐसे समझ लो, जो फोर्स होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सिंपल याद रखेंगे। Q1 Q2 क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं, कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी। लेकिन यहाँ पे बताओ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो आउटर जो भी देखोगे उस पे चार्ज जो है वो ई ही है, नेगेटिव। हाँ। लेकिन प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं? 3 बढ़ 4 रहा है सर। 5। तो इससे क्या होगा? हमारी जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। गॉट इट? यस सर। तो ये जो हमारी रेडियस है ये कम होती जाएगी। अच्छा, इनके अंदर जो रेडियस है वो ज्यादातर कोवेलेंट है, और नियॉन के अंदर बताओ क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। नियॉन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं। क्यों? नो नियॉन सर। कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है। नियॉन इनर्ट गैस है। कैसी गैस है? इनर्ट। कोई भी नो कंपाउंड्स, एक भी कंपाउंड या एक भी मॉलिक्यूल ये फॉर्म नहीं करता है। हमेशा कैसे रहता है? फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में रहता है, अकेला रहता है। कैसा रहता है ये नियॉन? हमेशा सिंगल फ्री एटम, फ्री स्टेट। इसलिए इसमें कौन सी रेडियस चलेगी बताओ? वंडरवॉल। कौन सी? वंडरवॉल। और उसकी जो वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है। उसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस ज्यादा होती है। ऐसा इसका एक और रीजन बता सकते हो कि भाई इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में? बताओ जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में? नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? सॉरी 8। हाँ सर। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके बीच बहुत ज्यादा फुल हो गया ना शेल। ये Yes, शेल sir. कैसी हो गई? कंप्लीट। तो इनके बीच क्या होता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये भी एक समझने के लिए, स्टार्टिंग जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ऐसे बुक्स के अंदर और ऐसी तमाम थ्योरीज हैं। ये सब थ्योरीज है, देखो किसी ने जाके तो नहीं देखा उस पर, लेकिन तुम्हें क्या करना है? इसको सपोर्ट करना है। नियॉन की जो रेडियस है वो ज्यादा है ना, तो हम इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जो एटम्स हैं, नियॉन के जो एटम्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट शेल के अंदर वो 8 है। तो छोटी सी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो काफी ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए जो साइज है वो ड्रास्टिकली बढ़ता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि जो नियॉन होगा वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं करता। क्या नहीं करता बताओ? नियॉन बॉन्ड्स बनाता है क्या? नहीं बनाता ना। नहीं। तो उसके बीच कौन सी डिस्टेंस होगी फिर? वंडरवॉल। कौन सी होगी? वंडर वाली। तो बताओ कोवेलेंट रेडियस इसकी हाफ होगी कि नहीं होगी? सीधे आर वंडरवॉल। तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है इन तमाम लोगों से ज्यादा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे बड़ी जो
रेडियस होगी वो किसकी हो जाएगी? नियॉन की। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे? लिथियम सबसे बड़ा है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। इनके सबके अंदर क्या है? कोवेलेंट रेडियस। और नियॉन कोवेलेंट रेडियस नहीं दिखाता है, तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, नियॉन को भी शामिल कर लिया उसमें, तो हम बोलेंगे नियॉन की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हम कौन सी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट रेडियस की। किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट। इसके लिए मान लो आयनिक बात कर सकते हो, लिथियम के लिए वो तो दोनों वैल्यू छोटे काफी स्मॉल होती है। नियॉन इसके लिए किसकी बात करते हो बताओ, बोलो जल्दी। वंडरवॉल। हाँ, इसलिए नियॉन सबसे बड़ा होता है साइज में। प्रैक्टिकली कोई बोलेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया उसने, बोला कि इमेजिन करो जेड इफेक्टिव ही जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है। जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा आंसर आना चाहिए? सबसे छोटा किसका साइज होना चाहिए? नियॉन। नियॉन का होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो गलत होते हैं, बट कई सारी बुक्स में तुम्हें मिल जाएंगे, उसमें लिखा नहीं होगा करने को, बट जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आंसर्स मिल जाएंगे। उसमें नियॉन को छोटा कर देंगे, बट प्रैक्टिकली नियॉन छोटा होगा क्या? क्या मेजर कर पाओगे नियॉन की कोवेलेंट रेडियस? कौन मेजर कर सकता है नियॉन की कोवेलेंट रेडियस प्रैक्टिकली? नो सर। क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता है ना। जब भी तुम मेजर करोगे तो कौन सी वाली हो जाएगी? वंडरवॉल। हाँ, और उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसका रीजन ये है क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता ही नहीं है। तो हम शार्प बाउंड्री तो एटम की बता नहीं सकते हैं, तो हमारे पास फिर मेथड क्या बचा? हम दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस देखें और उसको हाफ कर दें, तभी तो सही से आंसर आ पाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस नहीं बता पाते एक्चुअली, सॉरी। क्या बोलते हैं इसको? वंडरवॉल रेडियस। ओके, क्या इसको बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस। ये सारा नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब इसको देख के समझ में आ रहा होगा, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बताओ क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है कि इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज करती है। और अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है? लास्ट में वो इंक्रीज भी करती है ना, नियॉन के केस में। लिथियम टू फ्लोरीन क्या करती है? डिक्रीज, उसके बाद इंक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस नहीं लिखेगा तो अलग बात है, अगर उसने एटॉमिक रेडियस लिखा है तो उसमें तीनों शामिल है। उसने लिखा है कोवेलेंट रेडियस, अगर उसने लिखा बच्चों कोवेलेंट रेडियस, तो वो सिर्फ क्या डिक्रीज करेगी? लेफ्ट टू राइट क्या करेगी? डिक्रीज। अगर उसने एटॉमिक रेडियस लिखा है तो नियॉन के लिए हमें बाय डिफॉल्ट वान डेर वाल रेडियस ही लेना है, जिसकी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। नियॉन हो चाहे हीलियम हो चाहे आर्गन हो, इन सब के लिए वंडरवॉल रेडियस की वैल्यूज काफी हाई होती हैं। किसी ने नोट करना बचा है क्या? एनीवन? किसी को बचा है नोट? सबने लिख लिया है? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे, when we move from left to right in a period, when we move from left to right in a period, बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बोलो। कम हो जाती है सर। हाँ, जनरली, जनरली वर्ड यूज करो, ठीक है? ओके सर। जनरली इसीलिए आप, कोई बच्चा बोलेगा कि बताइए आप सर फ्लोरीन नियॉन में किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है? किसकी ज्यादा है बताओ? एटॉमिक रेडियस हाँ, नियॉन की ज्यादा है ना। नियॉन की ज्यादा है, नियॉन की ज्यादा है।
बोलेगा सर आपने तो यहाँ पे डिक्रीजेस लिखा है, तो बोलो कि जनरली, इसके लिए अलग से पढ़ लेंगे, है ना। नियॉन क्या है, वंडर वॉल है ना इसमें, उसको अलग से समझा देना है एग्जामिनर को कि देखो इसके लिए वंडर वॉल रेडियस होती है, इसलिए ये ज्यादा होती है। सिंपल। ऐसा क्यों होता है, अगर कोई पूछते है तो लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, एंड नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, तो नंबर ऑफ शेल जो बढ़ा नहीं रहे हो तो सब जेड इफेक्टिव से गवर्न होगा। सिंपल। यस सर। हम लिखेंगे एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताओ। बोलो, इनवर्सली होगा ना। यूनिवर्सली हाँ। तो एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव की वजह से, बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव क्या होगी, डिक्रीज। ओके, तो याद रखेंगे ऐसे। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ाई तो क्या होगा, इंक्रीज करी तो बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होगी। इंक्रीज। ये अलग से बता रहा हूँ, इंक्रीज करेंगी ना, समझ में आ रहा है। अब बताओ डाउन द ग्रुप क्या होता है। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ, सर हमें ये एक्सप्लेन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सर वो तो पेपर जो रहेगा वो मतलब ऑप्शंस का रहेगा ना उसमें सर, क्वेश्चन बना मतलब सकते हैं ये ना। क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके सर। सर आप क्वेश्चन दे सकते हो। हाँ, क्वेश्चन में कराऊंगा, उस पर धीरे धीरे कराएंगे सारा। देखो अब मैं तुमको वो क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सुन लो, मैं देखो समझा देता हूँ, बाकी लोग नोट करें। जैसे उसने पूछ दिया कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ऐसा लिखा हुआ है, इतना लिखा है उसने। यस सर, वो तो हाँ, पता है सर। अब उसने लिखा है ऑप्शन ए, नियॉन हैज द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन पीरियड 2। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं सर, है ना उसने। तो अब ये तुम्हें उसमें तो समझना होगा ना। मैक्सिमम है उसके। हाँ सर। हाँ, यही ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, उसमें लिखेगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी। तो जनरली होता है, क्योंकि नियॉन के लिए हम लोग कौन सी रेडियस यूज करते हैं बताओ, कोवेलेंट, इसलिए कोवेलेंट। उसके में जो केस होगा वो डिफरेंट होगा। सर नियॉन के लिए तो वैन वंडर वंडर। वॉल करते हैं ना सर, और क्या, कोवेलेंट तो। कोवेलेंट हाँ उनके लिए सर। करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, सिंपल। यस जैसे सर। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और आयनिक किसके लिए करते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे मेटल्स। लिथियम। हाँ, लिथियम, सोडियम, Fe, है ना, आयरन जो होता है, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं।
सबने नोट किया? सर थोड़ा नीचे कर दो। यस सर। नीचे का थोड़ा बचा है। ओके ओके। डन सर। ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउन द ग्रुप बचाओ बच्चे, क्या होगा? डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज। हाँ रेडियस इंक्रीज होगा सर, शेल्स बढ़ जाएंगे। हाँ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। सही बात है कि नहीं? यस सर। इंक्रीज करती हैं। एंड दैट इफेक्टिव क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आते हैं। हाँ हाँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा फिर, बिकॉज जेड इफेक्टिव जो है उसकी अगर बात करी जाए तो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और यहाँ पे तो उसमें चेंज हो नहीं रहा है, तो ये वाला तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं। ओके। कांस्टेंट रहेगा। हाँ और एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के, वो तो इंक्रीज कर रहे हो तो ये इफेक्ट करेगा। एटॉमिक रेडियस अगर हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब अगर हम इधर से देखें, नंबर ऑफ सेल्स अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज समझे? होगी। यस सर। इसको नोट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फ्रेम, प्रेम, अच्छा प्रेम पराठे, ये कौन है? ये तो लड़का पहली बार देखा मैंने। सर न्यू एडमिशन है सर। अच्छा अच्छा, तो ये अपना माइक थोड़ा सा ऑफ रखो, है ना, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। ओके ओके प्रेम, हाँ जब अपना क्वेश्चन है तो तुम्हें पूछ लेना। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे? डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप ही तो बता रहे हैं, और किस? ओके सर। प्रणव, लेफ्ट टू राइट क्या हुआ था पीरियड में? इंक्रीज कि डिक्रीज? डिक्रीज होता है। हाँ, यहाँ पे उसका उल्टा होता है ना, यहाँ इंक्रीज होता है। ओके सर। सबका नोट हो गया? देखना, फॉर एग्जाम्पल। सर 1 मिनट। और ऊपर? हाँ सर 1 मिनट थोड़ा। लिखो लिख लो। अगर मैंने ग्रुप 1 ले लिया, ठीक है, दैट इज अल्कली मेटल। ग्रुप 1 में कौन से होते हैं बोलो? अल्कली मेटल्स। डन सर। ओके, गॉट इट। देखना, हो ग्रुप 1 में क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। फ्रांशियम ले भी सकते हो, इसको नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो एक्टिव है, इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है, रेडियस वगैरह तो मान लो है। डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीज। हाँ, लिथियम में शेल जो है वो कितनी है बताओ? सिर्फ 2 है। सर 2 है।
और सोडियम में कितनी है बताओ? 3 तो 3 है। 3 पोटेशियम में कितनी है बताओ? बोलो। 4 है। इसको थोड़ा छोटा कर लो ऐसे। यस सर। 2,8,8,1 पोटेशियम 19 होता है ना। सोडियम 11, लिथियम 3। देख रहे हो साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नीचे जाने पे? यस सर। तो ये ध्यान रखना है। सर मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? जितना फ्रांसियम होगा, सीजियम जो होगा उतना ही बढ़ेगा मैक्सिमम, है ना? समझ गए? यस सर। सर मतलब हाँ सर समझ गया सर। मतलब KLM और N ऐसे रहते हैं ना सर? KL ये वाला पूछ रहे हो क्या? यहाँ पे ये नहीं सर समझ गया। कौन सा वाला सर? आपको दिख नहीं रहा है कर सर? ये इसमें पूछ रहे हो नहीं ना सर नंबर? हाँ सर समझ गया मैं। अच्छा ठीक है, नोट करो जल्दी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट सर, वो लास्ट का। सर आपने K में और एक शेल नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई क्या? नहीं सर 3 ही है। एक और बढ़ाओ, 4 होनी चाहिए। ठीक है सही कर लो। देखो यहाँ पे गिन सकते हो। न्यूक्लियस छोटा वाला मान लो अंदर का, ऐसे यस सर। 1 2 3 1 सर 1 2 3 1 2 3 4 सर 1 2 1 2 3 इसमें न्यूक्लियस बनाया था ना। ओके अपने हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 2 3 4 ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आ गया? एनी डाउट्स? नो सर। देखो इसकी रेडियस जो है, मेरे पास डेटा है, तुमको भी दिखाता हूँ कैसे फर्क आता है, समझना। 134 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर में अगर इतनी है तो एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके, कन्वर्ट करके। एक्चुअली कैलकुलेशन तो उसमें है भी नहीं। बोलो बोलो, कोई बताएगा? सर ये नहीं समझा। सर 13.5 एंगस्ट्रॉम। हाँ, पिकोमीटर जो है बच्चे कितना सर होता क्या है? करना था? पिको 1 पिकोमीटर कितना होता है बताओ? मीटर से 10 to the power minus 12. माइनस, वेरी गुड। तो एंगस्ट्रॉम में कितना होगा बताओ ये, बोलो। 10 to the power minus 2 angstrom. यस वेरी गुड।
अब देखो ऐसे निकाल लिया, ऐसे निकालो तो गलत नहीं होगा कभी, समझे? समझ रहे हो? यस सर। सर पर निकालना क्या था वो ही नहीं समझा सर। मतलब आपने ये 134 154 ये कैसे निकाले? ये प्रैक्टिकल डेटा है। ओके सर, अच्छा समझ गया। हाँ सर। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ सिर्फ कि तुम्हें दिख रहा है बढ़ता हुआ? यस सर। हाँ, इसके लिए दिया है, समझ गए? यस सर, आप समझ आ गए। हाँ। तो फ्रांसियम जो है बहुत रेडियो एक्टिव है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होती है, जल्दी से जल्दी ये क्या हो जाता है, डिके हो जाता है। डिके का मतलब समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे पास रस्ट। नहीं नहीं, टूट जाता है दूसरे सॉरी, डीके। हाँ सर, मतलब वो न्यूक्लियर डिकम्पोज रिएक्शन, करते। हाँ हाँ दूसरे न्यूक्लियस में दूसरे एटम में चेंज हो जाता है। तो 22 मिनट में आधा हो जाता है। जैसे तुमने 1 ग्राम लिया फ्रांसियम, है ना, और एक्सपेरिमेंट यस चालू सर। किया, लेबोरेटरी में ले गए आराम से, ग्लव्स वगैरह पहने, तो 22 मिनट में ये क्या हो जाएगा, सर टूट 0.5। जाएगा। हाँ सर। और फिर जो 0.5। है, तो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो सोच के बैठे होगे उसमें वैसे ही बहुत दिक्कत आ जाएगी। फिर तुमने जो है आगे कुछ काम शुरू किया तो ये और कम हो गया, फिर सैंपल इतना कम बचा कि उसमें डेटा ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करना क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है ना? समझ रहे हो कि यस नहीं? सर। सर हाँ बोलो। सर तो फिर इसे स्टोर कैसे करते हो? स्टोर का ये है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ओर्स हैं उस तरीके से इनकी एग्जिस्टेंस होती है। और जो तुमको पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव ये होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है छोड़ते हैं ना, रेडियो एक्टिव इसीलिए बोलते हैं इनको। तो ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल। इसलिए इनको लेड स्टोरेज में रखा जाता है। लेड जो है उससे कोई भी गामा रेज वगैरह ये सब पास नहीं होते, तो उनको बहुत ही स्पेशल तरीके के बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है, और उनका डिके होता रहता है, कुछ उसको रोक नहीं सकता है। भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से, कंडीशंस हैं जो बदल के हम उनका डिके रोक सकते हैं। और जैसे ये डिके इसमें हो रहा है ना, तो इससे जो भारी एलिमेंट होगा, जैसे इससे हैवी कोई होगा ना, हैवी, वो फ्रांसियम में चेंज होता है। तो ये एक साइकिल है, समझ रहे हो कि नहीं तुम? किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ, तो जो स्टेबल सबसे है फ्रांसियम 23, वो सिर्फ 22 मिनट में आधा होता है। तो बहुत रेयरेस्ट एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दुनिया में है, बहुत रेयर है। कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो 1 ग्राम भी नहीं है हमारे पास, 1 नैनोग्राम, इतने कम अमाउंट में भी मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत उनको पढ़ा गया है। तो बहुत ज्यादा रेयरेस्ट है ये, ठीक है, ये जल्दी मिलता नहीं है। जितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है ये, एस्टेटिन है और ये सारे बहुत एलिमेंट्स है जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते, समझ लो वैसा है ये। तो स्टोर करना भी बहुत महंगा पड़ता है इसको, है ना? सर तो फिर ये यूज कहाँ पे होते हैं? इसका कोई स्पेशल यूज है नहीं, बहुत ज़्यादा इसका कोई यूज किया नहीं गया है, बट हल्का फुल्का एप्लीकेशन जो है वो स्टडी में नहीं आता है। जो ओके बड़ी सर। बड़ी जो है, तुमने देखा होगा ना, हाइड्रोजन कोलाइडर है, मशीन जो बनाने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, है ना, सर सॉरी सर, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या वगैरह, हुआ? इन सब में आपका इसका। आवाज टूट गया था बीच में। हाँ देखो, देखो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जब जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है ना, हमें एटम के बारे में स्टडी करना है, वहां पे सिर्फ इसका यूज है। यस सर। हाँ, ओके, ओके कोई सर। बात नहीं। मतलब प्रैक्टिकल अगर तुम कह दो कि हमें कोई यूज कर लें, तो कुछ यूज नहीं है इसका। 22 मिनट में खत्म हो जाता है ना, यस सर। तो कोई इसका यूज नहीं है, बस पढ़ाई होती है इससे। लेकिन हाँ, जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको इनसे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिल सकती है जिनका यूज मेडिकल पर्पस के लिए हो सकता है, नए इन्वेंशंस के लिए हो सकता है, ठीक है। और मेडिकल में भी इसका यूज
किया गया है, लेकिन जितने भी फ्रांसियम के यूज हैं वो सब इम्प्रैक्टिकल हैं। कैसे हैं बताओ? इम्प्रैक्टिकल। हाँ, अपना अपना कोई फायदा उससे जनरल नहीं है, लेकिन चूंकि हम अगर फ्रांसियम को पढ़ लेंगे तो बहुत सारे जो मेन मेड हम लोग बनाते हैं ना केमिकल्स, एलिमेंट्स यस सर, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो बनाते हैं, उनको पढ़ने में, स्टडी में आसानी होती है। ये नेचुरल अकरिंग है ना फ्रांसियम, तो ये तो हमें मिल जाता है। इसका बहुत ज्यादा कोई यूज खास हो नहीं पाया आज तक है। सर तो फिर ये महंगा है ऐसे, मतलब इम्पोर्टेंट ऐसे? हाँ, बहुत महंगा है, क्योंकि अगर फ्रांसियम जो है तुम्हारे पास 22 मिनट में खत्म हो रहा है, तो उसकी सप्लाई बहुत कम है, इसका मतलब है ना, समझ यस रहे हो? सर। सर पर कुछ काम का नहीं है तो? हाँ सर। काम का है, फील्ड रिसर्च की फील्ड में जरूरी है। अगर फ्रांसियम को पढ़ लिया, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, जल्दी से बताओ। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 एक होगा, मिनट से। 87 होगा ना। और 87 वाला अगर पढ़ लिया तो 88 वाला पढ़ सकते हो, 89 पढ़ सकते हो, है ना। करस्पॉन्डिंग आसपास वाले उनकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। यही है इसका। पहले थोड़ा बहुत इसको जो है मेडिकल में यूज किया गया था फ्रांसियम को, बट अच्छा नहीं, प्रॉपर यूज नहीं हो पाया तो छोड़ दिए उसको। ओके सर। मेडिकल साइंस ने इसका यूज किया हल्का, लेकिन अब ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा लो अकरिंग भी है और हाफ लाइफ बहुत कम है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे कह सकते हो साइंटिस्ट के लिए एलिमेंट्स है जिनकी उनको पढ़ाई करनी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उस पर पढ़ पाते हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा भी नहीं कर पाए आज तक। अभी आगे चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसकी अननोन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छे से नहीं पता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी एवरेज एवरेज है सिर्फ, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं गई है। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस, बोलो। टू राइट एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है सर, हाँ, और डाउन डिक्रीज हो रहा है सर, और डाउन द ग्रुप डाउन सर इंक्रीज हो रहा है, हाँ, सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए। यस, वेरी गुड। तो ये है, तो इधर डिक्रीज हो रहा है और नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है। नीचे जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो बताओ सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ मिलेगा? सर क्या सर? सबसे लार्जेस्ट एटम किधर मिलेगा पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट फोर कॉर्नर से मान लो, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, फ्रांसियम। कॉर्नर नंबर 4। फोर। कॉर्नर Two. नंबर 4। इधर तो छोटा हो जाता है, डिक्रीज Sir, करता है ना, two. सही। 8 ग्रुप 18 में फिर इन- two. gases हैं। टू वेरी गुड, यहाँ पे सबसे छोटा मिलेगा। तो हम लोग फ्रांसीसी बड़ा मानते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा सर आपका इंफॉर्मेशन नहीं आवाज है, बहुत टूट रहा फिर है। भी फ्रांसीसी को option दे- सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। हाँ देखो, सर सबने बहुत 2 आंसर दिया है, कितने लोगों ने 2 दिया आंसर? सर रेज हैंड करूं? नहीं, बस ऐसे बता दो, 2 दिया है सर ना। प्रेम Two. प्रेम प्रेम प्रेम। वेरी गुड प्रेम, तो 2 देंगे, 2 आंसर है, यस वेरी गुड। सेकंड मतलब Thank you, डाउन sir. द ग्रुप यहाँ पे डिक्रीज होगा, और सबसे जो है फोर क्यों नहीं? Darkest. वहाँ पे इनर्ट गैसेस है ना। 4 पे तो इनर्ट गैस होगा ना सर? हाँ, उसको उसको तो हम लोग ने जो है ध्यान ही नहीं दिया है, उसको अलग रखा है क्योंकि डिक्रीजेस लिखा है, बट जो Okay. इनर्ट गैस सबसे बड़ी होंगी वो, है ना, एक्चुअल ये में। भी ठीक है। ये भी ठीक है ना। हीलियम से लेके कहाँ तक जाते हैं बताओ? हीलियम से लेके लास्ट वाला कौन सा था? रेडॉन तक जाओ बस, उसके जो बाद आया है आर्टिफिशियल वाला, उसको छोड़ो। ओके तो सर। यहाँ तक के एलिमेंट जो है वो सब इंक्रीज करते जाते हैं साइजेस उनके। तो इनकी वंडरवॉल रेडियस की वजह से सबसे बड़ा साइज इनका ही होगा। और अगर हम लोग इनर्ट गैसेस को छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स की बात करें, तो फिर फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा होगा। हाँ पूरी सर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ये फ्रेंसियम का साइज। एक प्रैक्टिकल बात हो सकती है कि जो रेडॉन से नीचे वाला भी है उसका प्रैक्टिकली सबसे बड़ा रेडियस होगा, बिकॉज उसके पास वंडरवॉल रेडियस है। तो ये भी तुम्हें ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते ना
तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? फ्रांसियम दिया रहेगा, लिथियम दिया रहेगा, सोडियम दिया रहेगा, है ना, और कोई दूसरा आयोडीन दिया रहेगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर, आवाज बीच बीच में कट रहा है सर। हेलो सर। सुनाई दे रहा है। प्रेम फराटे, तो ये यस प्रेम सर। तुम्हारा कौन सा क्लास है, फर्स्ट और सेकंड? सर फर्स्ट ही क्लास है सर नहीं केमिस्ट्री सुनाई का। दिया? अच्छा, तो तुम पुराने वाले चैप्टर्स कौन कौन से छूट गए तुम्हारे, पता है तुम्हें? सर एक मैंने अपना, सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़े सर, कौन कौन से बताओ? इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स। किधर पढ़े? थर्मोडायनामिक्स भी सर हाफ ही पढ़ा, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स उतना ही सर। अच्छा अच्छा। और जैसे अच्छा, बाकी बच्चे भी अब वैसे ज्वाइन करते हैं, चलो ठीक है। तो एंड किया जाए मीटिंग, सारे बच्चों ने नोट्स बना लिए थे? यस सर। यस सर। चलो बाय एवरीवन। मित्रता में से आया अभी चूतिया। सर हाँ बोलो। वो आप होमवर्क का, हाँ होमवर्क बता दूं मैं? होमवर्क बताऊं? सर हाँ सर आपने बोला था वो कैल्शियम जो है डीके होता है, या फिर हाँ वो हाँ। उसमें स्मॉलर एलिमेंट्स आ जाता है, तो जो स्मॉलर एलिमेंट्स में मिलेंगे वो भी हाँ डीके होना शुरू होंगे या फिर वो स्टेबल रहेंगे? नहीं, वो डिके होते हैं, लेड पे आकर के उनका डिके रुक जाता है। जो सीरीज है ना वो अलग अलग जाकर के रुकती है। तो ये एक चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, प्रथम, ठीक है। ओके सर। एक अपना चैप्टर अलग से है प्रथम, नो प्रॉब्लम। एक हमारा चैप्टर का नाम क्या है बोलो? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी है और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ता है। एक्चुअली फिजिक्स का ही टॉपिक है ये, उसमें तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा, और केमिस्ट्री में हम बताएंगे कि ये कहाँ पे जाके रुक जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में थोड़ा मैं पढ़ा दूंगा। तो इनकी सीरीज होती है ना। तो वो तो करते हैं ना केमिकल काइनेटिक्स। हाँ वो 12th का चैप्टर केमिस्ट्री का है, बट ये ओके सर। न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स एक मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। सबने ओके सर। कर लिया होमवर्क? तो बताया था ना तुमको आर्यन, वो प्रथमेश, असाइनमेंट 12 तक तो दिया है। विच कैन बी सीन, नहीं कोई एटम को नहीं देख सकते आर्यन, माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। बहुत छोटे होते हैं, बहुत पावरफुल भी है, उनको डायरेक्टली एटम नहीं दिखाई देगा उसमें। बनाओ तुम बनाओ कुछ नया, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट उस पर जब पड़ेगी, हमारी आंखें जो हैं वो कैसे देखती हैं, उसमें लाइट आती है ना, ये तुम्हारी आंख है मान लो, ठीक है, इस तरीके से आंख होती है, कैसी होती है, जो भी है, ये मान लो आंख है तुम्हारी। अब इसमें तुम लाइट आएगी तभी तो देखोगे। तो लाइट जो है इतना छोटे पार्टिकल पे जब पड़ती है तो काफी स्कैटर होती है वहां पे, तो एक बढ़िया इमेज उसकी आंख पे नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत लीस्ट पॉसिबल है कि मैग्नीफाई करके हम उसको देख पाए। मैग्निफिकेशन किसी का भी किया जाता है ना, तो पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी कम होती है, तो काफी स्ट्रांग भी माइक्रोस्कोप बनाओगे, देखना मुश्किल है उसके बाद। ठीक है, जो वेवलेंथ होती हैं, नहीं लाइट से मतलब है ना सब बच्चे, ये लाइट जो है इसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−10 मीटर, 5 इंटू 10⁻−7 मीटर, है ना। और जो एटम का साइज है वो मान लो तुम है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 10⁻−10 मीटर्स। तो ये जो लाइट है
विजिबल लाइट जो है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है तो उसमें स्कैटरिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ होती है। इस पे लाइट वेव जो पड़ती है, ये लाइट वेव है, इसकी जो वेवलेंथ है ये इसके साथ जो मैचिंग है वो इस तरीके से नहीं होती कि हम उसको डायरेक्ट मैग्नीफाई करके भी देख पाए। तो कैसे डिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उससे हम देख पाएंगे। इस पे लाइट पड़ी, यहाँ से लाइट मान लो तुम डाल रहे हो, एटम, ये एटम है छोटा सा बिल्कुल, और इस पे लाइट पड़ के तुम्हारी आंख में जा रही है, बस वहां इमेज ही नहीं क्रिएट होगा ना बच्चे, कितना मैग्नीफाई करो। हाँ हाँ, बस हमारा क्लास आप लोग का खत्म हो गया। बाय सर। एक नया टेक्नोलॉजी, हाँ, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें एटम का ट्रेस करके देखा जा सकता है। ट्रेसिंग होती है उसमें एटम्स की, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, जैसे मक्खी देखते हो वैसे नहीं दिखता, जैसे बैक्टीरिया देखते हो वैसे नहीं। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें तुम इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स को सिर्फ उसके अंदर ट्रेस करके इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रेसेस हैं, जो उसकी पोजीशन से जो लोकस है उसके अकॉर्डिंगली हम बस एटम को वहां पे एक एनालिसिस कर पाते हैं। तो उससे देख के कोई फायदा भी नहीं तुमको है, बिल्कुल रियल फीलिंग नहीं आएगी कभी भी एटम को देखने में, इतना छोटा है। जैसे तुम मैग्नीफाई करके कुछ चीजें देखते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैंने देखा बैक्टीरिया को या किसी को, एटम्स को देखना बहुत मुश्किल है। चलो बाय एवरीवन, ओके। तो ये बाय याद सर। रखें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग कुछ हद तक देख पाएंगे। तो होमवर्क पीरियोडिक में अभी तक कुछ दिया है क्या, बोलो दिग्विजय। सर नोट्स भी शेयर करेंगे, नोट्स भी शेयर करेंगे। रिसेंड द होमवर्क, कौन सा वाला होमवर्क आर्यन, यही बोलो, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो। असाइनमेंट, ओके गुड, भेज दूंगा। गगन, एनी डाउट्स? नो सर, समझा अच्छे से। वेरी गुड, गुड। ठीक है, तो हम लोग ये मीटिंग एंड करते हैं और बाय एवरीवन। कुछ होमवर्क अगर मुझे लगेगा दिया जा सकता है अभी, कुछ क्वेश्चंस तो मैं दूंगा, बट वेट करो एक दो क्लास का, फिर अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा। ओके।